हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो है इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे: इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स एंड एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स एंड सैम्पल प्रॉब्लम। ये लास्ट के दो जो हैं हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। हम इंडक्टिव इफेक्ट को समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्डिंग जो है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम कार्बन लेंगे। कार्बन का जो है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। और इसके साथ जो है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ऐसे जो है दोनों कार्बन और हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे ये जो है जो बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो ये बॉन्ड बन रहा है। मतलब ये जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जुड़ करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये जो है सिग्मा बॉन्ड में ही पाया जाता है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड जो होता है, हमने देखा पीछे कि सिग्मा बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने से जो बन रहा है बॉन्ड, वो है सिग्मा बॉन्ड। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इधर दूसरा जो एलिमेंट रखा है उसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, जो ये जो कार्बन और दूसरा एलिमेंट है इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये दोनों बॉन्ड में या तो ये वाला जो एलिमेंट है या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट एक्स, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड, दोनों बॉन्ड में, बॉन्ड बनाने में जो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो दोनों बॉन्ड थे, यहाँ पे दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन बीच में ना रह के ये जो है इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें एक पोलराइजेशन डेवलप हो जाएगा। पोलराइजेशन डेवलप हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये टूवर्ड्स शिफ्ट हो गए हैं एक्स की तरफ, एक्स यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इसे जो है हम एरो से डिनोट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को हम एरो से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं इसमें। अब कार्बन चेन में देख लेते हैं। कार्बन चेन में क्या होता है, ये जो एक्स है और ये जो कार्बन है, ये एक्स ने बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे इसको अपनी तरफ खींच लिया। ये बॉन्ड जो है अब इधर शिफ्ट हो गया, एक एरो इधर आ गया। ये जो है दोनों का पोलराइजेशन हो गया, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे से भी ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस कार्बन की तरफ खिसक जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पे भी एक एरो रहेगा और यहाँ पे भी एक और एरो डेवलप हो जाएगा। इसके बाद इस पे भी, थर्ड कार्बन पे भी, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, इसके भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं वो दोनों जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और दोनों बॉन्ड जब इधर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे भी पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये जो है इसे भी हम एरो से डिनोट कर देंगे। ये जो है कुछ ऐसा रहेगा, ये इसके तरफ, ये ऐसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को एरो से शो करते हैं। ये हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए। अब अगर कार्बन है और एक एलिमेंट वाई है,
Y क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Y जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे कार्बन पे जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Y पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने जो शेयर करके पाई बॉन्ड बनाया था, वो अब जो है कार्बन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे और इधर जो है ये साइन इंडक्टिव इफेक्ट का इस साइड लग जाएगा। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया और Y पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से अगर हम कार्बन की एक चेन लेते हैं तो फर्स्ट वाले पे जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, तो इस पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला जो कार्बन है ये वाला, इसमें भी जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं ये इस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एरो जो है इस तरफ लगेगा, यहाँ पे भी इस तरफ लगेगा और यहाँ पे भी इस तरफ लगेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें भी एरो इस तरफ है, इसमें भी एरो इस तरफ है। अब यहाँ के भी बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो है एरो इस तरफ लग जाएगा और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये जो है। तो इस तरह से ये जो है हम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है उसके कारण पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं किसी तरफ, उसके कारण जो पोलराइजेशन हो जाता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है, द पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये जो C और X बॉन्ड बन रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जा रहा है, मतलब कि पोल डेवलप हो जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के कारण ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स, यानी कि एडजेसेंट ग्रुप्स ये और एटम, यहाँ पे ग्रुप भी हो सकता है या फिर एटम भी हो सकता है, इज रिफर्ड टू एज इंडक्टिव इफेक्ट, उसे ही इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा है नो पाई बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बस इन्वॉल्व रहता है। इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है होता है। नेक्स्ट है इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के कारण ही ये जो है ट्रांसमिट होता है, इसमें पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रुप्स कॉजिंग इट, जैसे जैसे अगर ये हमारे पास एक चेन है, यहाँ पे कार्बन की एक चेन है, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे तो ये इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सेकंड वाले कार्बन पे जो है इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर में फर्स्ट वाले कार्बन के कम लगेगा और इसके इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो कम शिफ्ट होगा इधर। ऐसे धीरे धीरे इधर जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट का जो है इफेक्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स परमानेंट डाइपोल, ये जो है परमानेंट डाइपोल बनाता है, इसमें अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो डेवलप कर रहा है ये डाइपोल, ये परमानेंट रहेगा। इन जनरल द इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटिवली वीक एंड इज ओवरशैडोड बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लाइक रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता है और ये जो है ओवरशैडोड होता है अदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब अगर किसी कंपाउंड में हमें देखना हो स्टेबिलिटी के लिए और वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है,
तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये जो है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक चेन दिया है हमें जिसमें CH3 CH2 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 Cl दिया हुआ है। इसमें हम इसको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका, जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पे Cl, यहाँ पे कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये H2 को हम ओपन स्ट्रक्चर में ऊपर और नीचे लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगी। अब इसमें जो है यहाँ पे बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये चूंकि जो Cl है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस पे जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस वाले कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उसको भी थोड़ा सा ये जो है कार्बन खींच लेगा और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन हल्का सा खींच लेगा और यहाँ पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बट इसके बाद जो है, इसके बाद ये जो फोर्थ कार्बन है, ये जो है फर्स्ट कार्बन था, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पे जो है, थर्ड कार्बन के बाद फोर्थ कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो थर्ड कार्बन तक ही इसमें अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करना हो तो हम थर्ड कार्बन तक ही देखते हैं, थर्ड कार्बन के बाद नहीं देखते हैं। इसके बारे में जो ऊपर एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। द CCl बॉन्ड इन द ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 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 Cl इज पोलराइज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पहली बात तो इन दोनों में, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए इसमें पोलराइजेशन हुआ और इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स आर विड्रॉन बाय द क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा जो है खींच लिए गए। Thus the first carbon atom gets partial positive charge. In turn, this carbon atom drags electron density partially from the next carbon, which also gets partial positive charge. Thus, will continue further and is show the inductive effect is transmitted through the carbon chain. अब आगे देखते हैं, ये जो है फिर से उसी कार्बन चेन को दिखाया गया। इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पे एरो से हम इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें जो है लग रहा है, इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, 3 बार पार्शियल पॉजिटिव, और फोर्थ कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है। लेकिन फोर्थ कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता है जितना कि थर्ड कार्बन पे। थर्ड कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वन मस्ट नोट दैट द इंडक्टिव इफेक्ट वीकेंस अवे अलोंग द चेन एंड इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट बियॉन्ड द थर्ड कार्बन। वही बात कही है कि थर्ड कार्बन के बाद जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ऑल्सो नोट दैट द इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, हम देख चुके हैं, एंड इज इनहेरेंट टू द मॉलिक्यूल, while the electromagnetic effect is a temporary effect, is only created in the presence of attacking electrophilic और न्यूक्लियोफिलिक। ये जो है पहले से है, इंडक्टिव इफेक्ट पहले से होता है उस कंपाउंड में,
और लेकिन जो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं वो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं और वो जो है किसी की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की प्रेजेंस में ही वो टेम्परेरी इफेक्ट काम करते हैं। इसमें हमने देख लिया है कैसे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। इसमें यही कहा है कि थर्ड कार्बन के बाद जो है फोर्थ कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स। The inductive effect is divided into two types based on the electron withdrawing or electron releasing nature of atom or groups including it. The strength of inductive effect is measured by comparing with that of hydrogen. इंडक्टिव इफेक्ट को डिवाइड किया दो पार्ट में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर देख करके उस एटम और ग्रुप का। The strength of inductive effect measured by comparing that of hydrogen, और इसकी स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन से कंपेयर करके मेजर करते हैं। टाइप्स में देखेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसे हम प्लस आई से भी डिनोट करते हैं। इट रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ ग्रुप्स or the atoms and is denoted by plus I. Following are the examples of groups in decreasing order of their plus I effect. यहाँ पे जो है कुछ ग्रुप दिखाए हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी और यहाँ प्राइमरी। प्राइमरी एल्केन है और यहाँ पे जो है प्राइमरी एल्केन में 2 कार्बन है, यहाँ पे सिंगल कार्बन है और उसके बाद हाइड्रोजन है। अब इसे जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। यहाँ हमारे पास है कार्बन और उससे ग्रुप अटैच है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, जैसे कि हमने देखा CH3 जो है सबसे कम स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है। इधर भी जो है बॉन्ड है। इसमें क्या होगा, ये CH3 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मतलब कि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है इधर देगा मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आएंगे नहीं, इससे दूर चले जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब अब इधर से इधर लग रहा है। और चूंकि इसने दिया है तो यहाँ पे पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस वाले पे, और इस वाले पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे और दूसरा कार्बन है, इसमें भी अलग से हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पे, तो इस पे भी यहाँ पे भी जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इधर भी जो है इस वाले कार्बन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे भी थर्ड कार्बन तक अगर लगा है तो इसमें भी जो है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसके बाद जो फोर्थ कार्बन रहेगा उस पे जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है काम नहीं करेगा। यहाँ थर्ड कार्बन तक ही इफेक्टिव है, फोर्थ कार्बन पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो हम बस थर्ड कार्बन तक ही देखेंगे। तो ये जो है यहाँ पे भी एरो आ जाएगा। इसी को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और पॉजिटिव इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप जो है कहलाएंगे, और ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टाइप, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण होता है। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के जो एटम होते हैं उन्हीं को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वही शो करेंगे। इट इज इंडिकेटेड बाय माइनस आई से इंडिकेट करते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है NH3+, सबसे ज़्यादा जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। फिर NO2, उसके बाद CN, SO3H, CHO, CO, COOH, COCl, उसके बाद CONH2, फिर F, Cl, Br, I, OH, OR, NH2, C6H5,
H। तो ये सीरीज जो है नोट करके रख सकते हैं, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट जो है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच है, ये किसी ग्रुप के साथ जुड़ा है, एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्स नहीं लिखते हैं यहाँ पे, हम क्लोरीन लिख देते हैं। ऐसे क्लोरीन वाला हम एग्जांपल देख चुके हैं। क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो इस पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, और इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक और कार्बन अटैच है, तो इसके भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर और थर्ड कार्बन भी इससे अटैच है, तो इसके भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर फोर्थ कार्बन भी अटैच है इससे, तो इस पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तो हम इस पे इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, बस हम थर्ड कार्बन तक ही कंसीडर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वाई एल्काइल ग्रुप्स आर शोइंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्यों शो करते हैं? एल्काइल ग्रुप मीन्स CH3 लाइक। सो CH3 जो है, इसमें C और H जो बॉन्ड होता है, ये पार्शियली नॉन पोलर होता है और पार्शियली पोलर होता है। पार्शियली पोलर होने के कारण हाइड्रोजन पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे ऑलरेडी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। देयरफॉर ईच हाइड्रोजन, जो इसका ईच हाइड्रोजन एटम होता है, वो जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह जो है काम करता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करता है हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये कार्बन CH3 को भी जो है एक डोनेटिंग ग्रुप बना देता है। यहाँ पे CH बॉन्ड में हमने देखा कि ये पार्शियल पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे रहा है। तो सिमिलरली जब हम CH3 में कंसीडर करते हैं, जो CH3 बना रहता है, उसमें ये तीनों जो H बने हुए हैं, ये बॉन्ड जो है पार्शियली नॉन पोलर है और पार्शियली पोलर है, जिसमें कि हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसने जो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है, वो उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, ये तीनों हाइड्रोजन, जिसके कारण इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और ये भी जो है अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है नेक्स्ट ग्रुप को। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस। क्या क्या एप्लीकेशन होती है इंडक्टिव इफेक्ट की? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम इंडक्टिव इफेक्ट से ही डिसाइड करते हैं, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं उसे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस भी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये सारी जो है एप्लीकेशंस होती हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। एक एक करके इसको जो है हम समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे जो है हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल है। The stability of carbocation increases when plus I groups like alkyl groups are present. जब alkyl groups में plus I group present होते हैं, तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और वहीं पे जब माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे होता है उसको देखते हैं। कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन
कम है इसके पास। तो जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सॉरी, प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। प्लस आई ग्रुप वो जो है, प्लस आई ग्रुप्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं? CH3 होते हैं। CH3 का होल ट्वाइस वाला होता है, जैसे CH3 होल ट्वाइस। तो ये सभी प्लस आई ग्रुप होते हैं। ये जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? अगर इस कार्बोकैटायन के साथ जो है यहाँ पे मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया है, तो ये क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देगा। और CH3 अपने इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट कर देगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी। इस कारण जो है ये कार्बोकैटायन अब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए प्लस आई ग्रुप अगर लगा है किसी कार्बोकैटायन के साथ तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप लाइक NO2, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अगर ये क्लोरीन, फ्लोरीन और ये सब अगर ग्रुप जो अगर अटैच हैं तब क्या होगा कार्बोकैटायन के साथ? कार्बोकैटायन जो है ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है और उस पर भी हम एक Cl जो है इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को इसकी अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ये जो है और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कार्बोकैटायन। और इसीलिए अगर माइनस आई ग्रुप लगा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और प्लस आई ग्रुप लगा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक एग्जांपल दिया है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्यू कार्बोकैटायंस इज गिवन। यहाँ पे एक कार्बोकैटायन है, टर्शरी कार्बोकैटायन है, इस पे 3 एल्काइल ग्रुप्स यानी कि 3 प्लस आई ग्रुप्स लगे हैं। ये सभी अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बोकैटायन को। चूंकि 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन दिख रहा है। यहाँ पे ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाले CH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट से, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में कम हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में देखते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये ही खाली बस डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले कार्बन को और इसकी स्टेबिलिटी को बैलेंस करेगा। तो प्राइमरी वाला जो है सबसे कम स्टेबल होगा, और उससे भी कम स्टेबल जिसमें एक भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है वो जो है सबसे कम स्टेबल होगा। मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टर्शरी, ये जो है ऊपर वाले का ही एक्सप्लेनेशन लिखा है जो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक्सप्लेन कर दिया, वेयर एज द माइनस आई ग्रुप destabilize the carbocations as it increases the positive charge by withdrawing the electron density। माइनस आई ग्रुप्स जो है और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट नोट है, नोट दैट एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेस द चार्ज either negative or positive on an ion results in destabilization, while any factor that reduces the charge result in stabilization of that ion। मीन्स अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है वो उसको स्टेबल करेगा, और ऐसा कोई भी ग्रुप जो इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा पॉजिटिव कर रहा है तो वो जो है इसको डिस्टेबलाइज करेगा। सिंपल सा यही लॉजिक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो है इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं। In the same way, the stability of free radical increases with the increase in number of alkyl groups। और इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि हमने कार्बोकैटायन में देखा। कार्बोकैटायन में हमने देखा कि प्लस आई ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मिथाइल ग्रुप अगर अटैच है तो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर माइनस आई ग्रुप लाइक क्लोरीन, NO2 ये सब अटैच है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलर टू कार्बोकैटायन ही होगा इसमें भी। यहाँ पे भी एक ऑर्डर दिया हुआ है, फ्री रेडिकल्स जो है कार्बन के दिए हुए हैं। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। क्योंकि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि 2
एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बना है, जब ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए हैं। ये वाले कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रह गया है और दूसरे कार्बन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन रह गया। ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए हैं, किसी ने भी पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, तो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल भी जो है कार्बोकेटायन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये टर्शरी फ्री रेडिकल है, इसमें ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए ये जो है हाईली स्टेबल होगा। सेकंड वाले में ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये CH3 अपना डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके कारण भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, पर इन कंपेयर टू टर्शरी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगी। सिमिलरली इसमें भी, इसमें बस एक ही CH3 ग्रुप अपना जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, इसकी भी जो है सेकेंडरी के कंपेयर में कम जो है रहेगी स्टेबिलिटी, और सबसे कम स्टेबल मिथाइल वाला फ्री रेडिकल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डोनेट करने के लिए एक भी CH3 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस। कार्ब एनायंस यानी कि कार्बन है, उसमें माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब है कि इस कार्बन पे एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है तो मतलब अगर जब ये कार्बन आयन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अगर इस कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? क्लोरीन या NO2, दैट इज ये सब जो है माइनस आई इफेक्ट में आते हैं, माइनस आई इफेक्ट में। तो माइनस आई इफेक्ट अगर इसमें लगा है, माइनस आई वाले ग्रुप इसमें अटैच हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप अटैच हैं जो इस पे से इलेक्ट्रॉन खींच के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दें, तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी कार्बन आयन की। वहीं पे अगर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं, वो इसमें क्या करेंगे, इस कार्बन आयन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, और जो यहाँ पे जो है स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप होता है, जैसे कि सेकेंडरी, टर्शरी, ये वाले एल्केन, ये जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जो स्टेबिलिटी होगी वो वाली कार्बन आयन की डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे यही दिखाया है, एग्जांपल दिखाया है कि जो मिथाइल है जिसमें हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है। यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप लगा है, ये एक प्लस आई ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगा, जिसके कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसमें दो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगा, और उससे भी ज़्यादा रिपल्शन इसमें होगा, क्योंकि इसमें जो है 3 CH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस वाले कार्बन एनायन को, इसीलिए ये वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी बताया है और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ और फिनॉल्स की स्ट्रेंथ भी जो है हम इसी से डिसाइड करते हैं। प्रोटोनिक एसिड इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स कॉन्जुगेट बेस दैट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ अ प्रोटॉन। Any factor that stabilizes the negatively charged conjugate base favors greater ionization of acid, that is increases the acidic strength। इसमें जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड की या फिनॉल्स की स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, एसिड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जो एसिड है, ये एसिड जब हम एसिड को ब्रेक करेंगे तो एक बनेगा बेस और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन सबसे इजीली अलग हो जाएगी वही वाला सबसे अच्छा एसिड होगा, और इसमें से हाइड्रोजन जल्दी अलग हो जाएगी जिसका बेस जो है एसिड में से हाइड्रोजन अलग होने के बाद जो बेस बनेगा वो यानी कि कॉन्जुगेट बेस। ये जो बेस होता है ये कॉन्जुगेट बेस होता है, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल होगा, वही एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी
तो एसिड की भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें सिर्फ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ही चेक करनी है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो है एक तरह से हम देखें तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो हो सकता है कार्बन एनायन बन रहा हो, तो हमें जो है उसकी स्टेबिलिटी ही देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बताया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स शोइंग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं यानी कि -I, यानी कि एग्जाम्पल हैं इसके Cl, NO2, ये वाले जो ग्रुप होते हैं वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि हमने देखा पीछे कि एसिड जो है उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो एक बनेगा कॉन्जुगेट बेस और एक बनेगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन पे तो ऑलरेडी प्लस चार्ज रहेगा और जो कॉन्जुगेट बेस है वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो नेगेटिवली चार्ज रहेगा मीन्स उसका जो नेगेटिव चार्ज कम करे वही जो है, नेगेटिव चार्ज को जो कम कर देगा वही अच्छा बेस होगा। नेगेटिव तो यहाँ पे -I इफेक्ट है, इसमें क्लोरीन NO2 अगर ये ग्रुप अटैच होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन द conjugate base like carboxylate ion by pulling the electron density and thus by stabilizing it। तो अगर कोई कंपाउंड है हमारे पास, ये कॉन्जुगेट बेस है हमारे पास X- है, मीन्स इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर हम इसके साथ अटैच कर दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक Cl तो क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा Cl और स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है किसी बेस में तो वो जो है स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है यानी कि +I ग्रुप अटैच है लाइक CH3 सेकेंडरी एल्काइल, टर्शियरी एल्काइल, तो स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलरली ये उसी में बता दिया है, एग्जाम्पल दिखा रहा है यहाँ पे, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट वाले में एक भी फ्लोरीन नहीं है, सेकेंड वाले में एक फ्लोरीन है तो फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल है, नेक्स्ट थर्ड वाले में 2 फ्लोरीन है और ज़्यादा स्टेबल है, लास्ट वाले में 3 फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे जब हाइड्रोजन निकल जाएगा इस पे तब माइनस चार्ज आएगा। इसको ऐसे देखते हैं, CF3, यहाँ पे हम F बना लेते हैं और यहाँ पे COOH। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ पे C, ये जो है यहाँ पे COO- और एक हाइड्रोजन, ऐसे जो है ये जो बनेगा ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। इसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन निकल गया। अब ये कैसे जो है आसानी से हाइड्रोजन प्लस आयन इसमें से निकल गया, क्योंकि ये जो F है इसने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने भी अपनी तरफ खींचा इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन को और इसने भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की जो है यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो गई, और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये इसको फिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि ये वाला कॉन्जुगेट बेस जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल में फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड सिंस
द CH3 ग्रुप डिस्टेबलाइजेज द कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड है यानी कि HCOOH, ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एसिटिक एसिड से यानी कि CH3COOH से। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है CH3 ग्रुप अटैच हो गया है, CH3 ग्रुप अटैच हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या करता है? एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल का ही है। ऑन द सेम लाइंस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स इन example the p-nitrophenol is a stronger acid than phenol since the NO2 group is -I group। यहाँ पे हम देखते हैं p-nitrophenol है, ये जो है फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है और ये जो p-cresol है इसकी भी स्टेबिलिटी जो है कम है फिनॉल के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये NO2 ग्रुप लगा है, ये NO2 ग्रुप जो है -I ग्रुप है। -I ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी कि जब यहाँ से H जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स O पे डेवलप होंगे वो इसको खींच लेगा अपनी तरफ और इसके बाद क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे जो इसके जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे O पे आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को खींच के या अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको बैलेंस या अनबैलेंस करें, तो ये मतलब ना तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना ही घटेगी, कॉमन रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं p-cresol। इसमें क्या है? यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है CH3, ये जो है +I ग्रुप है। +I ग्रुप है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा। ऑलरेडी जब H+ यहाँ से निकल जाएगा तो इसमें माइनस चार्ज है, ऑलरेडी इस पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रखी है और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर देगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, ये भी जो है हम +I इफेक्ट से डिसाइड कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। एल्काइल ग्रुप्स जो हैं यानी कि जो CH3 ग्रुप होते हैं, ये जो है CH3 ग्रुप यानी कि +I ग्रुप जो है, ये जो है अमाइंस की स्टेबिलिटी या बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। और जो एराइल ग्रुप होते हैं वो जो है अमीन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं और इसीलिए जो एल्काइल अमाइंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर लुईस बेस हैं और एराइल अमाइंस हैं वो वीकर देन अमोनिया है। थर्स द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल एंड एराइल अमाइंस विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया इज। यहाँ पे देखेंगे हम जब एल्काइल और एराइल को कंपेयर कर रहे हैं तो CH3NH2 सबसे ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद अमोनिया बेसिक है, उसके बाद एराइल यानी कि C6H5NH2 बेसिक है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। जो +I ग्रुप होते हैं, +I ग्रुप वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है इंक्रीज कर देते हैं। कार्बोकेटायन यहाँ पे जो कार्बोनिल है CO पे, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। हैंस देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज, और इसकी रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफाइल की तरफ डिक्रीज हो जाती है। थस फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो यहाँ पे +I ग्रुप क्या करेगा? वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे एसीटोन, इसमें 2 +I ग्रुप लगे हैं तो इसकी जो न्यूक्लियोफाइल के तरफ जो है रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा कम होगी। एसिटाल्डिहाइड में एक ही +I ग्रुप लगा है तो इसकी रिएक्टिविटी एसीटोन के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होगी, और इसमें एक भी +I ग्रुप नहीं लगा है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा रहेगी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन। तो इस तरह से जो है हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन सा वाला जो है ठीक से प्रोडक्ट देगा, कौन सा कहाँ से अटैक करेगा, ये सब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं +I इफेक्ट से।
आई होप आपको इसमें में बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एग्जाम्पल्स और इसके क्वेश्चन देखेंगे ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।